सर नितेंदु डीडी न्यूज़ से। मेरा सवाल डॉक्टर पॉल से है। आप देश के बड़े डॉक्टर हैं बच्चों के। तीसरी वेव को लेकर के आ रहा था कि बच्चों में ये ज़्यादा प्रभाव डालेगा। कई ऐसे बच्चे हैं जो ये सोचते हैं, अपने माँ बाप से पूछते हैं कि क्या कोरोना होगा तो हम लोग मर जाएंगे, या फिर ऑनलाइन बच्चे सर्च कर रहे हैं आज के डेट में कि अगर वो उनके माँ बाप नहीं रहे तो हम लोग का क्या होगा। इस तरह की मानसिकता और ये सब भय देखा जा रहा है, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? के बात के दो पहलू हैं। पहला है ये कि बच्चों में ये वेव आएगी तो उसकी तो जो नैरेटिव बनता है उसका उत्तर पार्टली पहले भी दिया जा चुका है कि जब हम सीरो सर्वे करते हैं तो हम पाते हैं कि बच्चों में पर्टिकुलरली 12 साल 10 साल तक के बच्चों का जिनका डेटा अवेलेबल है उनको इन्फेक्शन का प्रकोप लगभग उसी प्रपोर्शन में हुआ है पिछले वेव के टाइम पे जितना कि बड़ों को हुआ। सीरो सर्वे में वो 24% है तो ये 22% है, 23% है, तो लगभग उतनों को ही हुआ। लेकिन ये भी पक्की बात है कि जब हम हॉस्पिटल एडमिशन्स की बात करते हैं या डायग्नोसिस की बात करते हैं तो बच्चों का उसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत कम है। एडमिशन देखें तो 2-3% की एडमिशन होते। इसका मतलब क्या हुआ कि एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो, बच्चों को पता ही नहीं होता। और जहां भी सीरियस मॉर्बिडिटी हुई है उन बच्चों में हुई है जिनमें कि कोई ना कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम रही, हार्ट डिजीज है, कैंसर है, सेरेब्रल पॉल्सी है, कोई और मुश्किल चीज है। तो ये तो फैक्ट है कि बच्चों के ये प्रकोप रहा, क्योंकि इस बार ये वेव एकदम से ऐसे आई और बहुत नंबर इफेक्ट हुआ, बड़े भी और छोटे भी, तो दिखा कि बच्चे सडनली ज्यादा दिखना शुरू किए उस टाइम पीरियड में। ये भी एक सच्ची बात है। लेकिन दो बातें याद रहे कि एक तो यह है कि अगर वायरस ऐसा बिहेवियर करता है कि यंगर पॉपुलेशन को अफेक्ट करना शुरू करे, दैट कैन नॉट बी रूल्ड आउट, वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। सेकेंडली वी हैव टू कीप इन माइंड कि अभी भी जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसमें बच्चे भी सम्मिलित हैं, तो बच्चों के लिए उनके लिए ट्रीटमेंट होना, उनको ट्रैक करना, उनकी टेस्टिंग होना हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था और आगे भी रहेगा। जिस बेसिस के ऊपर टेस्टिंग होती है उस बेसिस पे टेस्टिंग में बच्चे भी इंक्लूडेड हैं। हाँ, इस बात को लेके आगे बढ़ सकते हैं कि अगर ये प्रकोप बच्चों पे ज़्यादा होता है तो हमारी तैयारी भी उसी तरह से अनुपात में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और उसके लिए उसको इस चीज़ को रिव्यू किया गया है। जैसे मैंने पहले कहा कि बच्चों की ट्रीटमेंट की सर्विसेज का कहीं पे ब्रीच हुआ हो ऐसा नहीं सुनने में आया या ध्यान में नहीं आया, क्योंकि नंबर कम रहा है। लेकिन आगे तैयारी जो है बहुत बड़े स्केल पे रेडीनेस में गुड हेडरूम करा जाए कि भाई इतना भी हो जाए तो संभाला जाए, उसके बारे में गाइडलाइन भी बन गई हैं, आ गई थी पिछले हफ्ते हमने सूचित किया था कि आनी थी, वो आ गई हैं, उनको अप्रूव कर दिया गया है, उनके डिसेमिनेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। सेकेंड पार्ट, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि अब ये बात सामने आती है कि पेरेंट्स में संक्रमण हुआ, पेरेंट्स चले गए, तो ये जब दूसरे फैमिली में मोहल्ले में देखते हैं या अखबार से पढ़ते हैं तो बच्चों के ऊपर इस बात का असर होता है। ये ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा उभर के आया है। इसका हमें सबको मिलकर सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए, इसको कैसे हम ये एश्योर करें हर चैनल से, हर पाथवे से। और ये एक जो नैरेटिव है उसके लिए समाज को ये एश्योर करना होगा कि हम इन बच्चों का ख्याल रखेंगे, इन बच्चों को संभालेंगे और उधर से आना चाहिए। भारत सरकार की तरफ से जो एफर्ट हो रहा है वो आपके जहन में है, आपको मालूम है। स्टेट गवर्नमेंट्स अपने एफर्ट कर रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं भी अपना एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन यस, आई एग्री विद यू दैट दिस इज एन इशू एंड इट डील्स विद द मेंटल स्टेट ऑफ आवर young children and their mind, and we have a collective responsibility to address it in a gentle, humble, humane, family-centric, caring way, and there is a role for all of us in that. Thank you. Thank you for highlighting this important Sir, with your permission, Number I'd just 16. like to add, sir, on this. अच्छा, जो प्रश्न आपने पूछा, आपने उसमें एक कंपोनेंट बताया था पैनिक का। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो हम सबको कलेक्टिवली समझना पड़ेगा, और साथ में आपके थ्रू हम सबसे विनती करना चाहेंगे कि पैनिक की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है टाइमली इंफॉर्मेशन की, प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड होके, अवेयर होके हम इस बीमारी से कैसे लड़ें।
अगर पैनिक से हमें सपोर्ट मिलता है तो पैनिक इज अ गुड ऑप्शन, बट पैनिक डज नॉट सपोर्ट आवर रिस्पॉन्स। तो जरूरी है कि हम इस बीमारी के बारे में समझें, इतना अवेयर रहें कि इसका एक पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अर्ली आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्टिंग पर हमारा फोकस होना। तो जरूरी है कि जब हमें कोई भी सिम्टम्स हो जिसके बारे में ऑलमोस्ट 1 साल 5 महीने से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं, तो उन सिम्टम्स का थोड़ा सा भी अंदाजा होने पर हम टेस्टिंग कराएं, अर्ली आइडेंटिफिकेशन करें, आइसोलेट करें। और जैसे सर ने इससे पहले कहा, ये लॉन्ग ड्रॉन बैटल है, इट इज नॉट गोइंग टू एंड सून। तो अगर ये लॉन्ग ड्रॉन बैटल है तो उसी मोमेंटम से, उसी एक दृढ़ निश्चितता से हमें इस पे लगे रहना है, विच मीन्स कि हमारा फोकस ऑन प्रॉपर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसी हिसाब से बना रहे। जरूरत साथ में ये भी है कि फेक इंफॉर्मेशन पे बिलीव ना करें, पैनिक ना हो, मिस इंफॉर्मेशन ना हो, फेक इंफॉर्मेशन ना हो। कई बार ये चीज हम सबकी संवेदना को हर्ट करनी चाहिए कि इस समय में जब हम लोग इतने जैसे मैनेजमेंट के इस समय से गुजर रहे हैं, तो कोई एक फेक इंफॉर्मेशन क्रिएट कैसे कर सकता है। ये भी जैसे हम साइको सोशल सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये भी एक हमारे बीच में चर्चा होनी चाहिए कि ऐसे समय में कोई फेक इंफॉर्मेशन क्यों ला रहे हैं। तो हम इस पर भी ध्यान रखें और पूरा अवेयर होकर इस बीमारी से लड़ें, तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं। सर, अभी ब्लैक फंगस के कितने मामले होंगे और कितने लोगों की डेथ हुई होगी? क्योंकि हम लोगों के पास जानकारी राज्यों से आ पाती है, इस मंच से नहीं आती। अगर बता पाए तो आसानी हो जाएगी।